नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग उन विषयों पर चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा चीन के संबंध में मैं एक वीडियो में बताया गया था कुछ बातें और बताने की आवश्यकता है, तो उस पर भी चर्चा करने के बाद जो मुख्य विषय है कि जो व्यवस्था 60-70 सालों से दी गई है और जो ये मोदी सरकार जो दे रही है, जनता को आखिर में मिल क्या रहा है, कहाँ तक उसको शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है, चैन मिल रहा है, ये सारी बातें उससे संबंधित है। चीन के संबंध में फिर ये वार्तालाप कर रहे हैं। ये मुख्य विषय ये है, भारतीय जनता दल यही बताना चाहता है कि जो चालबाज है, धोखेबाज है, उसे बात करने का मतलब क्या है। और ये दिखावा विश्व को दिखाने की जरूरत क्या है कि हम उसे बात करने के लिए वो लालयित हैं। वो किसी बात को मानता ही नहीं है। वो अपने अनुसार जो है वो समझौता तो कर लेगा, कभी देगा, लेकिन करेगा उसके उल्टा। तो ये जो सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, हकीकत में वास्तविकता है कि वो चालबाज है, धोखेबाज है और हर चीज जो है वो अपने हिसाब से, अब जो बात भी कर रहा था तो अपने हिसाब से। तो बात करने का कोई, चीन से बात करने का विश्व स्तर पर दिखावा की कोई जरूरत है ही नहीं। आज वो चूंकि चारों ओर से घिर रहा है तो बात कर रहा है, कल को उसका पड़ता, कल और यदि यही माहौल उसके पक्ष में होता है तो आक्रमण करता। तो उसे बात करने की जरूरत है, बल्कि मोबिलाइज करके उसको पंग करने की जरूरत है, उसको क्रिपुल करने की आवश्यकता है। 60-70 सालों से तो जो जेएनपीसी के गद्दारों ने, नेहरू से लेकर के ये राहुल सोनिया तक जो है, इस चालबाज, धोखेबाज, पैतरेबाज, विश्वासघाती और अपना दुश्मन नंबर 1 चीन के साथ मिलकर के जो है भारत के साथ गद्दारियां की इन गद्दारों ने। अब ये मोदी जी चले हैं उसे बात करने के लिए। जिनपिंग को अब वही तो सब उतार देते। जिनपिंग बुला करके वो झूला रहे थे। ठीक है भाई, आपने झुलाया, चेन्नई में बुलाया, कहाँ का, और महाबलीपुरम दिखाया, कोई बात नहीं, आपको निवेश की आवश्यकता थी, जो भी है। लेकिन चीन है, ये भी आपको समझने की जरूरत थी। मोदी जी, आप मैंने कहाँ चूक गए।
और बराबर इस तरह के आपके वो स्लिपअप्स हैं, वो फिसलने के तमाम उदाहरण हैं। जो पाकिस्तान इतना धोखेबाज है उसके शाहनवाज के घर से चले जाते हैं, ये गलत है। और उसी का तो फायदा ये गद्दार किस्म के जेएनपीसी जो है वो आपकी पार्टी पर आक्रमण करते हैं। जो शी जिनपिंग को आपने गुजरात बुलाकर गुजरात में झुलाया और चेन्नई में बुलाकर के जो है वो महाबलीपुरम दिखाया और शाहनवाज के बगैर बताए वो घर चले गए। इससे क्या मतलब के साथ जो है एक परमानेंट नीति। और वो वाजपेयी बोल गया, वो अटल बिहारी वाजपेयी कि हम जो है वो पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये कायरों वाली जो है, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते लेकिन पड़ोसी को दुरुस्त कर सकते हैं जी। भारत की नीति किसी की भी 1 इंच जमीन जो है वो लेने की हड़पने की नहीं है, लेकिन यदि कोई आंख दिखाएगा तो उसकी आंख निकालने की भी ताकत है, ये दिखाने की बात है। तो ये तर्क बिल्कुल आधारहीन है कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। पड़ोसी बदल नहीं सकते लेकिन पड़ोसी को कायदे का कर सकते हैं और उसको वो दुरुस्त भी कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई और भी हो। और ये भारतीय जनता का दल की ये सोच है और कायरों की सोच है कि हम जो है पड़ोसी जो है पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। तो ये सब कायर किस्म के है। जो बीजेपी भी है तो उसी जेएनपीसी का भग्नावशेष है, ये रियूंस है और उसी मानसिकता से बोलती है ये। तो चीन से बात करने का दुनिया के सामने वो दिखाने का कोई मतलब नहीं है। ये बहुत अच्छा अवसर है कि चीन को पंग किया जाए, क्रिपुल किया जाए, उसको नस्म नाबूद किया जाए, तब जाकर क्यों मानेगा वो। और उसके पहले देश के अंदर जो दुश्मन हैं, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, इसको भी नस्म नाबूद करना मोदी जी। लेकिन आपकी मंशा नहीं दिखती है। ये कम्युनिस्ट वाले इस देश के बहुत ही घातक के किस्म के ये संगठन है, भारत विरोधी, इसको भी नस्म नाबूद। इसके लिए भी आपकी मंशा बिल्कुल साफ दिखती नहीं है। यही तो आपकी गद्दारियां हैं वो देश के खिलाफ। भारतीय जनता दल जो बार बार कह रहा है कि इस देश में आदरणीय सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस इत्यादि के जज्बों की सख्त आवश्यकता है। तमाम देश विरोधी बातें चल रही हैं और टीवी चैनलों के द्वारा जो है, मैंने इतनी गद्दारियों के बीच में ये टीवी चैनल वाले कितने गद्दार हैं। जिन्ना की फौज, यानी जिन्ना को मैंने पूरा मैंने भारतीय जनमानस में एक सबसे बड़ा विलेन साबित कर देना, और जितना ही जिन्ना जो है विलेन साबित होगा उतना ही गद्दार नेहरू जो है सुरक्षित होगा। ये है। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये जो टीवी चैनल वाले हैं, चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे न्यूज़ 24 हो, चाहे आतंक वाला हो, चाहे जी न्यूज़ वाला हो, चाहे रिपब्लिक भारत वाला हो, कहा जाएगा कि गद्दार नेहरू की फौज है सब। जिन्ना की फौज तो छोड़ दीजिए, ये गद्दार नेहरू की फौज है सब। ये टीवी चैनल वाले जो है, तो किस तरह की मानसिकता को ये परोस रहे हैं ये टीवी चैनल वाले। ये इस भारतीय समाज के बहुत खतरनाक शत्रु हैं ये टीवी चैनल वाले। तो चीन के संबंध में चीन से वार्ता करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द हाई अपॉर्चुन टाइम
ये बहुत अच्छा अवसर है कि यदि विश्व के देश जो है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस, ब्रिटेन भी यदि वो साथ देने की बात है तो साथ देते हैं कि नहीं देते हैं और कहाँ तक साथ देते हैं, सबकी परीक्षा हो जाएगी। इसको पंग करने में चीन को पंग, और चीन को पंग किए बिना कोई समाधान नहीं है। खुलेआम में चीन को पंग किए बिना और भारत के कम्युनिस्टों को भारत की धरती से वो भगाए बिना। इन कम्युनिस्टों को भी और जीएनपीसी को भी, गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी कागज को भी, लेकिन ये दोनों मंशा आपकी मोदी जी आपकी दिखती नहीं है। आप तो सिर्फ इनको पाल पाल करके, दिखा करके अपने पक्ष में वोट, सत्ता, आप कहते हैं ना कि कहते हैं इंडिया फर्स्ट और राष्ट्रवाद, ये सब आपका धोखेबाजी वाला है। न इंडिया फर्स्ट है आपके लिए, सत्ता फर्स्ट है कि किस तरह से ये सब जाल बिछा करके आपको सत्ता मिले। इसीलिए तो जो है उलझाने वाली बात। वो किसी एक YouTube में देख रहा था कि कोई इनसे पूछ रहा है कि क्या आप अकेले देश को बदल देंगे। उसके जवाब में कितनी लच्छेदार बातें हैं कि हम अकेले हैं, नहीं हैं, हमारे 125 करोड़ हैं लोग हैं, लोग हमको जितना ही गाली देते हैं, जितना ही कूड़ा करकट हम पर फेंकते हैं, हम पर कोई असर नहीं होता। अरे कूड़ा करकट यानी क्यों लेते हैं आप, और किसकी हिम्मत है? आपके शासन काल में कितनी अराजकता है, इसका एक नमूना आप ही को आईना दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता का दल आपको आईना दिखा रहा है। संसद ने कानून पास किया सीएए, आपको पता है, अब और आप ही ने पास करवाया। संसद के पास किए हुए कानून के खिलाफ क्या किसी विधानसभा की औकात है कि उस पर उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव पास करे? और पास करती भी है तो धारा 356 किस लिए है मोदी जी? तमाम विधानसभाओं ने मैंने सीए पर जो है ये मैंने राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, केरल की, पश्चिम बंगाल की और जो है वो पंजाब की, इन सबों ने पास किया। क्या किया आपने? इसको कहते अराजकता। तो आप जो है पूरे यानी समाज विरोधी ताकतों के लिए, देश विरोधी ताकतों के लिए जो है के द्वारा जो है पूरी अराजकता का माहौल जो है अब चला रहा है। ये कृषि संशोधन अब बिल पास हुआ यहाँ से, संसद से, राष्ट्रपति की सिग्नेचर भी हो गई। तब भी वो जो पंजाब विधानसभा उसके विपरीत पास कर रहा है। संसद के द्वारा पास हुए कानून पर किसी विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक दृष्टि से क्या उसकी वो लोकस स्टैंड आई है? मोदी जी बताइए ना। कुछ ज्ञानवान तो है नहीं, बस जो है सबका साथ, सबका विश्वास, ये सब बिल्कुल धोखा है आपका, अराजकता। संसद कानून पास करे, उस पर जो है वो विधानसभा उल्टे प्रस्ताव दे रहा है और आप जो है चुपचाप बैठे हुए हैं। कोई भी मैंने नियम परस्त, संविधान परस्त, मुल्क परस्त प्रधानमंत्री होता तो 1 मिनट में ये बर्खास्त करता। अब पंजाब की विधानसभा को भी, और कैप्टन कौन कैप्टन है? वो अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी तो ये गद्दारों की उपज है। जिस जेएनपीसी ने हमारे सिख आस्था वाले जो है 6000 भारतीय भाइयों का कत्ल करवाया, उसी की उपज है ये अमरिंदर सिंह। वो जवाब नहीं दे रहा है कि आखिर किस मुंह से जो वो जो है
अब हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को लाया जो है उसी जेएनपीसी के समर्थन में, उसी जेएनपीसी के मुख्यमंत्री के रूप में। तो ये गद्दारी का एक नमूना है उसका, अमरिंदर सिंह का। तो खैर पूरी अराजकता का एक शासन आपका काल ले चल रहे हैं। और जहां तक जनता का सवाल है, आपको नमूना बता रहे हैं। ये रिपोर्ट आई है, मोदी जी पता नहीं ये वीडियो उनके वो जाएगा जरूर, जाता जरूर होगा, लेकिन पूरा मौनी बाबा बन करके भाई ये कौन ऐरा गरा नथु खरा है या भारतीय जनता दल क्या होता है, ये गुमान में होंगे। लेकिन फिर भी रिपोर्ट ये आई है कि गाजियाबाद एक क्षेत्र है, वहाँ का कोई एमएलए है वह अतुल गर्ग, और वहाँ के एमपी हैं आपके वीके सिंह जो कि मंत्री हैं। तो छोटे छोटे काम के लिए इन लोगों ने क्या है कि चूंकि एमएलए न एमएलए मिलते हैं जनता को, न एमपी साहब मिलते हैं, वो तो खैर मंत्री ही हो गए हैं। नमूना दिखाई, नमूना बताया जा रहा है। तो उन्होंने उनका एक प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव इन लोगों ने वो नियुक्त कर दिया है कि भाई जनता के काम के लिए एक प्रतिनिधि बैठा हुआ है। वो प्रतिनिधि देखिए, जनता के प्रतिनिधि एमएलए या एमपी लोग, और उन जनता के प्रतिनिधियों ने अपना एक प्रतिनिधि जनता के काम के लिए बिठा दिया। वो प्रतिनिधि जो है जनता की सेवा के नाम पर एक भ्रष्टाचार का जाल वो फैलाए हुए है कि जो पैसे लेता है तभी वो जनता का काम करता है। ये सच्चाई है आपके एमएलए और एमपी की। लेकिन जान लीजिए, जब ये सच्चाई सिर्फ बीजेपी के एमएलए एमपी की नहीं है, जो समाजवादियों के एमएलए एमपी हैं वो तो और घटिया है। बहुजन समाज के एमएलए एमपी तो और घटिया है। जेएनपीसी वाले तो खैर और घटिया है ही। तो ये चरित्र है एमएलए एमपी का। तो कौन सी सेवा हो रही है, कौन सी इज्जत बख्शी जा रही है अपने आवाम के प्रति। और आपका वो सबका साथ, सबका विश्वास, एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर, सब व्यर्थ है, बेकार है। तो बात की जा रही थी चीन के मुद्दे पर। तो मतलब कि अपनी ताकत बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें कि आप कुछ काम कर भी रहे हैं, इस बात नहीं है। कनेक्टिविटी बना रहे अपने देश में, वो भी स्वागत योग्य है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो सबसे जरूरी है, देश के दुश्मनों का सफाया तभी जाकर के देश रहेगा, तभी ये सब आपका एक्सप्रेस में वो काम आएगा। आप भी बोलते हैं इंडिया फर्स्ट, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, आपको लगता है हिंदी आती ही नहीं है। हिंदी में बोलिए ना, इंडिया फर्स्ट क्या होता है। भारत में किस तरह से हिंदी को कुचल करके वो अंग्रेजी रानी बैठी अंग्रेजी जो है वो रानी बन बैठी है, उसी को मजबूत तो आप कर रहे हैं। वो इंडिया फर्स्ट वो बोल करके आपके जितने मंत्रालय के प्रवक्ता आते हैं, विदेश मंत्रालय, वो अंग्रेजी में ही बोलते हैं। शर्म नहीं आती। ये तो एनपीसी वाले तो विदेशी हैं ही। एनपीसी वाले तो गद्दार हैं। ये हमेशा अंग्रेजी के पोषक हैं। पूरी यूपीएससी जो है वो अंग्रेजी की पोषक है। सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी का है वो बोलबाला है, हाई कोर्ट में अंग्रेजी का बोलबाला है। ये तो सब पता है। मिलिट्री में भी वाले भी कहते हैं कि हमारे यहाँ ये जो है वो हिंदी नहीं वो चल सकती। ये सब गुलामी की मानसिकता का एक प्रमाण है। हर जगह हिंदी हो सकती है, लेकिन हिंदी को मजबूत, देखिए कोई भी विषय उठा लीजिए, बिल्कुल वही जेएनपीसी वाला गुलामी वाला मानसिकता। हिंदी को कमजोर करने वाले जेएनपीसी है, और कट्टरवादी जो है वो सनातनी, इन सबों ने मिल करके हिंदी को बिल्कुल पंग बना दिया। तो बात हिंदी पर चली आई।
देखिए उद्गार बहुत ज़्यादा है जनता में भी, भारतीय जनता दल में भी और मुझ में भी। तो कोई भी विषय जो है जब आता है तो वो जो है विचारों का उद्गार या फव्वारा जो है वो फूट उठता है। तो इंडिया फर्स्ट क्या होता है? भारत की सर्वोच्चता बोलिए ना। अब इन सबों ने इंडिया, हिंदुस्तान, ये सब जो है कंकाक्टेड, मैन्युफैक्चर्ड और इम्पोर्टेड वो शब्दावलियाँ हैं। हमारा जो मूल अवधारणा है अपने देश को भारतवर्ष है। भारतवर्ष हमारा पौराणिक भी इसकी मान्यता है, ऐतिहासिक भी मान्यता है। ये इंडिया और हिंद और जो है हिंदुस्तान, ये सब व्यर्थ है। अब देखिए ये बात आई है, भारतीय जनता दल अखंड भारत की बात करता है, भारतवर्ष की बात करता है, लेकिन ये बीजेपी के यूट्यूबर्स अब जरा ध्यान दे कि वो लिख रहे हैं अखंड हिंद। अखंड हिंद क्या होता है? तो ये बगल में बैठा वो भी लिख देगा अखंड इस्लाम। ये सब बातें जो है इस राष्ट्र को कमजोर करने की यही सब करते हैं। और ऊपर से जिन्ना की फौज, माने जिन्ना को जितना ही उसको डिमोनाइज किया जाए, जितना ही उसको शैतान के रूप में पेश किया जाए, जितना ही विलेन के रूप में पेश किया जाएगा, उतना ही एक गद्दार नेहरू को सुरक्षा मिलेगी। यह है। तो खैर मुख्य विषय तो जनता को मिल क्या रहा है, ये बिल्कुल मोदी जी या तो अनभिज्ञ हैं, या तो आपको ज्ञान नहीं है, या तो आप जाना चाहते नहीं है। नोटबंदी आप ले लीजिए ना। नोटबंदी में साधारण जनता उसमें पिस गई, मर भी गई, लाइन में लोग लगते। और वहीं पर जो तिकड़मी थे, चालू बालू थे, उन्होंने इसका लाभ उठाया और बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों से मिलकर के अपने सारे काले धन को सफेद कर लिया। तो सिस्टम की तो कभी आप सोचते नहीं। और जनता को आराम जो है सिस्टम से ही मिलेगा। कम से कम उस जो गद्दार जरूर था वो राजीव गांधी, भ्रष्टाचारी भी था, चोर भी था, लेकिन कम से कम उसका एहसान मानिए कि उसने इस बात को कबूला था कि हाँ भाई, हम जब 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो उस टारगेटेड सेक्शन ऑफ पीपुल जो है को सिर्फ 10 रुपया ही मिलता है। माने 90% यह सिस्टम खाता है, और 90% खाने वाला सिस्टम आज भी बदस्तूर विद्यमान है, मौजूद है। मोदी जी ये इसको समझिए। तो जब तक सिस्टम को आप ठीक नहीं करेंगे, और सिस्टम के तो जनता को आराम नहीं मिल सकता, उसको राहत नहीं मिल सकती, इसको आप समझ लीजिए। और पता नहीं किसने आपको पढ़ा दिया है कि वो डिजिटल पेमेंट कर देंगे तो सारा जो है वो भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। वो पैसा आता है पंचायत में, जब तक वो प्रधान को उसका हिस्सा न खिलाइए, सारा आपका डिजिटल पेमेंट जो है सब गायब। गरीबों के लिए मकान के लिए पैसे आते हैं ना, जाके देख लीजिए किस तरह से वो प्रधान और पंचायत वाले उसमें लूट मचाते हैं। आपका सब डिजिटल पेमेंट सब जो है वो जो है वो उड़ जाता है। कहने का मतलब है कि पहले प्रणाली को, लोगों को अनुशासित और लोगों को देशभक्त बनाने की जरूरत है। ये मैकेनिकल चीजें कि डिजिटल पेमेंट से हो जाएगा, उससे ये चीजें बाद में वो भी काम आएगा, लेकिन तभी क्या काम आएगा। टेक्नोलॉजी जब भी आती है तो फायदा होता है, इस बात नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी से ज्यादा नुकसान भी होता है। क्यों? कि लोगों की नीयत जो है वो नीयत में खोट रहता है। कोई भी टेक्नोलॉजी ले लीजिए ना, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियर एनर्जी आई,
तो न्यूक्लियर एनर्जी से मतलब यह है कि भाई मैंने काफ़ी ये एनर्जी है, तो उसका उपयोग कैसे हो, तो यदि आपकी मंशा ठीक है तो उससे जो है वो पावर जनरेशन करेंगे, लोगों को भला करेंगे, लोगों को जीवन आसान करेंगे। लेकिन आपकी नीयत खोट है तो बम बनाएंगे और लोगों को मारेंगे। तो जरूरत है कि लोगों की नीयत को ठीक करिए ना। तो उसी प्रकार सिस्टम जो प्रणाली है, जो सेवा करने वाली या डिलीवरी सिस्टम जो भी है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है, इसको सिस्टमेटाइज करने की जरूरत है। बाद में आपका डिजिटल पेमेंट, फलाने पेमेंट, ढकाने पेमेंट जो है वो तभी काम आएगा। तो इस सब के चलते जो है मैंने जनता को राहत नहीं है। किसी को एडमिशन अपने बच्चों को कराना हुआ, मैंने कक्षा 1 का है, कक्षा 2 का है, जरा पूछ लीजिए कितनी मोटी मोटी जो है वो कैपिटेशन फीस लेते हैं और रिश्वत लेते हैं। कुछ पता है कि नहीं मोदी जी? तो जनता को जब यही सब, और फिर जब उसको इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में कभी मैंने मोटी मोटी जो है वो कैपिटेशन फीस की बात होती है, तो इस सब के रहते आपके नई शिक्षा नीति, फलाने नीति का कोई अर्थ नहीं है। तो जो विभिन्न तरीकों से भारतीय जनता दल बताना चाहता है कि सिस्टम को दुरुस्त करने का जो मॉडल हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बताया था, हमारे आदरणीय सम्राट जो है औरंगजेब ने मॉडल रखा था शक्ति का, अनुशासन का, नियम पालन का, उसको लागू किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। और एक बात और जान लीजिए, आप मोदी जी, आप भी और लोग भी जान लें कि यदि प्रणाली यदि सिस्टमेटिक है और सख्त है और नियम परस्त है, तो पूरी आवाम को, खास करके गरीब लोगों को, मजलूम लोगों को फायदा ही फायदा है। इसलिए कि वो चेहरा नहीं देखती है, वो जो नियम में है वो और नियम क्या, बारी और बराबरी, सब लोग बराबर। जब आपकी बारी आएगी तभी आपका होगा। बारी बराबरी का महत्व इसलिए है कि बारी न तो ये बराबरी का सिद्धांत लागू करते हैं। बारी तो कोई नेता आ गया, गुंडा आ गया, दादा आ गया, एमएलए का आदमी आ गया, एमपी का आदमी आ गया, मंत्री का आदमी, वो बारी आपकी टूट जाती है। लेकिन भारतीय जनता दल इसमें विश्वास करता है कि जब आपकी बारी आएगी वो तभी आपका काम होगा, आपके टर्न पर ही काम होगा। चाहे वो कोई कैंडिडेट राष्ट्रपति का ही क्यों न हो, प्रधानमंत्री का हो, वो टर्न टूटेगा नहीं। इसको कहते हैं बारी और बराबरी। तो जब सिस्टम या प्रणाली जो है सिस्टमेटिक और सख्त होगा, अनुशासित होगा, तो जनता को, साधारण जनता को, आम आवाम को, जो बेचारे जो है गरीब हैं, कमज़ोर हैं और मजलूम हैं, उनको आराम ही आराम है। तकलीफ किसको होगी? दादाओं को, रसूख वालों को, गुंडों को, माफियाओं को, जिनको लाइन में खड़ा होना वो तौहीन लगता है, सामंतशाही दृष्टिकोण वालों को, संभ्रांतवादी दृष्टिकोण वालों को, इनको तकलीफ होगी। और जब तकलीफ होगी तो ये आवाम को ही भड़काएंगे, लोकतंत्र की हत्या हो गई। हत्या होते कुछ नहीं हुई, इनकी तौहीन थोड़ी सी कम हो गई कि इनको जो है, यदि वो सिस्टम जो है चेहरे को नहीं पहचानेगा तो आपको लाइन में खड़ा होना ही पड़ेगा, आपको अपने टर्न पर आना ही पड़ेगा। तो जब भी सिस्टम सिस्टमेटिक और स्ट्रिक्ट होगा तो आवाम को फायदा ही फायदा है। लेकिन ये करते क्या हैं कि सिस्टम को बिल्कुल रप्चर करके, तोड़ करके एक एनार्कियस, एक
क्या कहते हैं उसको, अराजकता वाला माहौल बना देते हैं, ताकि फ्यू पॉकेट्स ऑफ पीपुल ही जो है उसके लाभान्वित हो, बाकी लोग मार्केट की तरह जो है वो दौड़ते फिरे। ये इनकी मंशा रहती है। और एक वजह और है, जो इसमें की जो जितने भी लोग नेतागिरी कर रहे हैं, जो और राजनीतिक दलों के नेता, वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि ये प्रणाली जो है सिस्टमेटिक हो, माने कि उनका काम अपने आप हो जाए। उनका ये सोचना है कि यदि सबका काम अपने आप हो जाएगा तो फिर उनके दरबार में आएगा कौन, उनकी नेतागिरी चमकेगी कैसे। तो जनता की परेशानी और जनता जो है एक टूटे हुए सिस्टम पर से काफ़ी वो पिसती रहे और परेशान होती रहे, और अपने छोटे छोटे कामों के लिए इनका दरबार लगाती रहे, इनका चक्कर मारती रहे। यही इनकी मंशा है आजकल के जितने भी राजनीतिक दल हैं और उनके नेता। ये घटिया मानसिकता इनकी है। तो ये कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि चीज़ें जो है सिस्टमेटिक हों, सख्त हों और बारी और बराबरी के सिद्धांत पर काम करें। कि भारतीय जनता दल का अभी स्पष्ट मामला है, स्पष्ट मानना है कि हमारे जो लोग हैं या हमारे जो कार्यकर्ता हैं या हमारे नेता ही मान लीजिए, नेता तो नहीं मान लीजिए, जो कार्यकर्ता है, मान लीजिए कोई एमएलए एमपी या मंत्री है, उसका एमएलए होना, मंत्री होना और एमपी होना इस बात पर निर्भर नहीं है कि जनता वो परेशान होती रहे। जनता का काम स्वयं होता रहे। और हमारे यहाँ कोई भी आदमी नहीं आता है किसी भी व्यक्तिगत काम के परेशानी के चक्कर में, तो वो उसका उसमें मैंने यही तो वो चाहता है कि किसी भी एमएलए एमपी मंत्री के पास कोई ना आए और उसका काम ऑटोमेटिक स्वतः जो है सिस्टम के द्वारा होता रहे। ये मंशा है भारतीय जनता दल की। लेकिन उनकी मंशा है कि सिस्टम टूटा रहे और लोग मार्केट की तरह नाचते रहें और छोटे छोटे कामों के लिए एमएलए एमपी और जो रसूख वालों का चक्कर लगाते रहे। ये फर्क है। तो हर तरह से जनता को परेशान करने वाली मानसिकता ये है। इस पर और जमीन पर जरा सा भेष बदलकर मोदी जी आप जाइए तो आपको पता चलेगा कि आखिर जनता को मिल क्या रहा है। आपकी जितनी भी स्कीमें हैं, कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना, वो जमीन पर कितनी उतरी है आपको पता है? कुछ नहीं पता। वो प्रोग्राम बना देते हैं कि कुछ चमचे वो प्रोग्राम अरेंज कर देते हैं, बात बड़े मुस्कुराते हुए करते रहते हैं और इससे यानी कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। राजा भोज का नाम आपने सुना होगा ना। राजा भोज थे, वो भेष बदल करके पता करते थे कि आखिर हम इतनी लंबी लंबी योजनाएं बनाते हैं, जनता के लिए सोचते हैं, कहते हैं वो जनता को मिल क्या रहा है जमीन पर, तो ये देखने की कोशिश करते थे। कुछ थोड़ा नमूना चरण सिंह एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के 70 के दशक में, वो भी कुछ ऐसी, वो बाद में राजनीति में तो बिल्कुल असफल हो गए और खास करके उन्होंने तो उसी इंदिरा गांधी और संजय गांधी के खिलाफ जो है मतलब कि एक चुनावी माहौल बनवाया और फिर सत्ता की खातिर गद्दारी किया और जाकर के उसी संजय गांधी और इंदिरा गांधी के चरणों में गिर गए। वो गिरावट अलग है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में चरण सिंह का एक मॉडल था कि वो यानी जनता के बीच में जाना और खास करके उस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए थानों में भी जाते थे और जो है बिजली दफ्तरों में भी जाते थे, लेकिन कार्रवाई करते थे। तो इससे जो है पब्लिक को राहत मिलेगी।
सिर्फ भाषणों से नहीं होगा। भारतीय जनता दल कह रहा है कि भाई जो सिस्टम उस आवाम को आराम नहीं दे सकता, फिर उसको सिस्टम से परेशानी है तो वो सिस्टम भी बेकार है। जैसे न्यायपालिका, न्याय के नाम पर इतने जजेज हैं, उनकी तनख्वाह मिलती है। कुछ लोगों का तो काम हो जाएगा, अंबानी का हो जाएगा, अडानी का हो जाएगा, उनका कपिल सिब्बल का हो जाएगा, लेकिन आम जनता के लिए ये न्यायालय जो है बिल्कुल बेकार है। और फिर कहा जा रहा है कि एज ए इंस्टीट्यूशन वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन किस तरह के तत्व उसमें हैं, प्रॉब्लम उससे है। और इसीलिए हर एक देशवासी को भारतीयता का माहौल, चाहे वो जुडिशरी का मेंबर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का मेंबर हो, चाहे वो बौद्धिक वर्ग का मेंबर हो, जज्बा होना चाहिए मुल्क परस्ती का, कि हमारे लिए देश सर्वोच्च है। जज्बा और फिर उसी के अनुसार आचरण व्यवहार। और माहौल भारतीयता का है तो उस भारतीयता के आगे बाकी और चीज का कोई स्थान नहीं है कि हम कौन सी भाषा बोलते हैं, मेरी मातृभाषा क्या है, और हम किस प्रांत के हैं, हम किस संप्रदाय के हैं, किस जाति के हैं, इसका जरा भी कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी हो, इसकी आवश्यकता है। तो जब तक ये नहीं लाया जाएगा, मोदी जी आपका सब व्यर्थ है। एक्सप्रेस वे, फलाने वे, डिजिटल पेमेंट सब बेकार है। भारतीय जनता दल पहले वो न्यू को भारतवर्ष की न्यू को मजबूत करना चाहता है, हमारे हमारे शहीदों की प्रेरणा और आशीर्वाद से। भारतीयता मतलब कि सभी लोग भारतीय तो हैं, वैसा व्यवहार नहीं करते, वैसा सोचते नहीं। देखिए चुनाव में, बिहार चुनाव में क्या है, क्या तांडव चल रहा है। अब रिपोर्ट आ रही है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के भी वोटर जो है वो भ्रमित होकर के वो तेजस्वी को सपोर्ट करने की बात सोच रहे हैं। कि ऐसी भी रिपोर्ट यार, अब इतना घोर जातिवादी तेजस्वी और वो लालू उसको वो समर्थन दे रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसा आदमी जो है वो जिसने नारा लगवाया वो चुनाव लड़ रहा है। जिसने उसका समर्थन खड़ा हुआ वो जो है एक पार्टी का, जीएनपीसी का वो मुखिया वो बना हुआ है। और उसके मैंने 20 में से 18 केरल से जो है वो एमपी चुन के आ रहे हैं। ये तो दुर्दशा है देश की, इस पर आप गंभीर हैं ही नहीं। कई चीजें हैं, देश के साथ गद्दारी भी करो और एमपी भी बन जाओ। यही चला ना, यही कलंक तो ये देश ढो रहा है ना। देश के साथ गद्दारी करो, चीन से पैसे लो, चीन के राजदूत से जो है रात के 12 बजे चोरी से मिलो और जनता से वोट भी ले लो, एमपी भी बन जाओ। ये सारी दुर्दशा इस देश में चल रही है। इसकी ओर मोदी जी आपकी नजर नहीं है, ना बीजेपी की नजर है। और बीजेपी जो है बहुत ही खतरनाक खेल खेल रही है इस देश के खिलाफ। देश के गद्दारों को पाल करके, देश के दुश्मनों को पाल करके ये सबसे बड़ा अपराध कर रहे, सबसे बड़ी गद्दारी कर रही है बीजेपी और मोदी जी। निश्चित है आज नहीं तो कल इस मुगालते में न रहे मोदी जी और बीजेपी, इसका हिसाब होगा। और ये इस मुगालते में न रहे कि हमारे पास तो 12 करोड़ जो है वो सदस्यता है और इतने कार्यकर्ता है, सब आपका ढह जाएगा। A day will come when all your edifice of 12 crore membership and etc. will crumble under its own weight.
तो ढाना है। तो खैर अभी YouTube के माध्यम से भारतीय जनता दल ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इसका एक ही रास्ता है, भारतीयता, और भारतीयता का माहौल और मुल्क परस्ती, देश और देशभक्ति और आवाम परस्ती, यानी लोगों से भी भक्ति, कि ये अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। और जब अपने भारतीय भाई बहन हैं तो फिर ये विचार नहीं होना चाहिए कि जो हमारा भारतीय भाई बहन है वो किस संप्रदाय का है, किस जाति का है, कौन सी भाषा में, भारतीय भाई बहन। ये व्यवहार, ये जज्बा आने की सख्त आवश्यकता है, तभी जाकर के जो है भारत राष्ट्र महफूज रहेगा, मजबूत वो बना रहेगा। तो इधर यानी इन सब जो जितने वाइटल्स, कितने मार्मिक जो ये विषय हैं, इधर जो है मोदी जी का न कोई चर्चा, न कोई बात, झूठ मूठ का सबका साथ, सबका विकास, ये सब फालतू वाली बात है। तो खैर इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।